गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम हिंदी की शिक्षण विधि पढ़ेंगे। हिंदी की शिक्षण विधि। शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला कार्य शिक्षण कहलाता है। ठीक है। जो शिक्षक पढ़ाता है, लिखाता है, वो जो स्कूल में जो एक्टिविटीज़ कराता है वह क्रिया क्या कहलाती है? एक शिक्षण विधि कहलाती है। शिक्षण की जिस तरह वह कराता है वह शिक्षण हो जाता है। जिस विधि में वह कराता है वह शिक्षण विधि हो जाती है। ठीक है। शिक्षण कार्य भी एक समस्या के रूप में है। जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो वह उसके लिए एक समस्या के रूप में होता है। भाई सीधी सी बात है, शिक्षण समस्या के रूप में, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, कितनी समय में पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, कितना पढ़ाना है, कितना नहीं पढ़ाना। ठीक है। क्योंकि उसे सोचना पड़ता है कि क्या किसको कितना कैसे और क्यों पढ़ाना है। ठीक है। क्योंकि भाई शिक्षण विधि है, बच्चों को जाके तो वैसे तो नहीं क्लास में जाके सीधे सीधे पढ़ा दो। अब शिक्षण कार्य सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि यहाँ मानव का निर्माण करता है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई गलती माफ़ नहीं की जा सकती। सही है। शिक्षण कार्य सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि शिक्षण कार्य केवल एक शिक्षक ही करा सकता है और कोई नहीं करा सकता। क्योंकि यहाँ मानव का निर्माण, जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का कार्य शिक्षक करता है, इसलिए एक मानव का निर्माण करता है, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार की कोई गलती माफ़ नहीं की जाती। क्योंकि ये शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक एक राष्ट्र का व देश का निर्माता होता है। ठीक है। यह कथन किसने कहा था? गांधी जी ने। अब एन मुखर्जी के अनुसार शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है, यह तो कला और विज्ञान है। क्योंकि शिक्षण कार्य एक व्यक्ति के चाय के प्याले की तरह नहीं है, क्योंकि चाय का प्याला तो देश में प्रत्येक कोने कोने में मिल जाता है। क्योंकि यह शिक्षण कार्य एक ऐसा है जो कि देश के हर एक कोने में हर एक जगह नहीं मिलता। यह तो कला और विज्ञान है, यह एक पढ़ाने का एक तरीका और एक विज्ञान है। ठीक है। चिंतन। एक शिक्षक को कलात्मक तरीके से शिक्षण कार्य करना होगा। उसके लिए उसका सोचना, समझना, विचारना ही चिंतन है। सी है वह। क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि एक शिक्षक है, वो उसको सोचता है, शिक्षण के लिए सोचता है, विचारता है। वह एक कलात्मक तरीके से, क्योंकि शिक्षण एक कला है और विज्ञान है। क्योंकि एक शिक्षक कलात्मक तरीके से, सही बात है, शिक्षण एक कला और विज्ञान है, तो एक शिक्षक को कलात्मक तरीके से शिक्षण कार्य कराना होगा। इसके लिए उसका चिंतन, उसके लिए उसका सोचना, समझना और विचारना ही चिंतन है। चिंतन क्या है? सोचना और विचारना और समझने की प्रक्रिया ही चिंतन है। रॉस के अनुसार चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया गया है कि चिंतन है एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया। ठीक है। चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान की ओर बढ़ता है। सही है। क्योंकि अगर व्यक्ति चिंतन नहीं करेगा तो समस्या का समाधान नहीं निकालेगा, तो समस्या का हल नहीं निकलेगा, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए चिंतन एक चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी समस्या का समाधान की ओर बढ़ता है। चिंतन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। सबली चिंतन और यथार्थ चिंतन। सबली चिंतन, यह चिंतन केवल काल्पनिक होता है। क्योंकि यह चिंतन केवल काल्पनिक होता है, इसमें व्यक्ति कार्य नहीं करता, इसलिए परिणाम शून्य आते हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने मन ही मन में सोच लेते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन वो वास्तविक रूप में कुछ नहीं करते, इसलिए उनका परिणाम शून्य होता है। ठीक है। उसे झूठा चिंतन भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर यथार्थ चिंतन, यह सत्य एवं वास्तविक होता है। यथार्थ चिंतन सत्य एवं वास्तविक होता है। ठीक है। तथा निश्चित रूप से उचित व सही परिणाम निकलते हैं। अगर वह सही बात सोचेंगे, सत्य एवं वास्तविक चीज़ों के बारे में चिंतन करेंगे, अपन ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, तो परिणाम भी निकलेगा। सही है ना? अब यथार्थ चिंतन 3 प्रकार के होते हैं: अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। अपसारी चिंतन को निगमनात्मक चिंतन या सामान्य शिक्षक जिसे करते हैं वो अभिसारी चिंतन होता है। अभिसारी या मूर्त चिंतन भी बोलते हैं जैसे। अपसारी चिंतन या इसे आगमनात्मक चिंतन या इसे अच्छा शिक्षक ही
जैसे अच्छा शिक्षक बनते हैं अपसारी चिंतन के द्वारा, क्योंकि अमूर्त चिंतन इसमें पाया जाता है अपसारी चिंतन में। और आज आलोचनात्मक चिंतन को विश्लेषणात्मक चिंतन भी कहते हैं, क्योंकि जब हम किसी वस्तु के बारे में विश्लेषण करेंगे या चिंतन करेंगे तभी तो हम श्रेष्ठ शिक्षक बन पाएंगे। ठीक है, अब पढ़ते शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण एक ऐसा कार्य है जिसमें कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। सही है, शिक्षण के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक शिक्षक की और एक शिक्षार्थी की, तथा इन दोनों के बीच विचारों व विषय वस्तु का आदान प्रदान होता है। इन दोनों जिस शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच विचारों का विषय वस्तु का आदान प्रदान होता है, इसलिए शिक्षण एक प्रक्रिया के रूप में माना गया है। सही है। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति अंतः संबंधों के द्वारा एक कम परिपक्व व्यक्ति को सिखाने का प्रयास करता है। तो ये शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति जैसे शिक्षक और अधिक परिपक्व व्यक्ति शिक्षक और अंतर संबंध उनके बीच इंटरेक्शन होता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति जैसे शिक्षार्थी को सिखाने का प्रयास करता है। ठीक है। जैक्सन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति शिक्षक व एक अपरिपक्व व्यक्ति शिक्षार्थी को अंतःक्रिया द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है। एक एक शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो इंटरेक्शन होता है, जो अंतःक्रिया होती है, उसमें अपरिपक्व व्यक्ति तो शिक्षार्थी, अपरिपक्व व्यक्ति शिक्षक है।